हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। जो किडनी होती है वो ह्यूमन बीइंग के कौन से सिस्टम का पार्ट है। जो लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं उनमें से आपको देखना है कि कौन से सिस्टम का पार्ट जो है वो किडनीज हो जाएगी। तो आप लोगों को पता ही है कि किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन। बिल्कुल आप यहाँ से इसे समझेंगे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो आप देखेंगे और आप डायग्राम भी देख सकते हैं बुक के अंदर 6.13 डायग्राम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका पूरा डायग्राम भी आप समझेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है। जैसे किडनीज हो जाएगी, ए पेयर ऑफ यूरेटर आपको मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, यूरिथ्रा दिखाई देगा। तो डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए स्टूडेंट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ MCQ शुरू में दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम, वो क्या काम करता है तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जाइलम का जो प्रमुख फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये भी आप याद रखेंगे कि मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी जाइलम का ही होता है। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल आप अच्छे से कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। आप लोगों को पता ही है पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज की जाती है। तो पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटना, ये प्रोसेस जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी आपकी जो क्रेब्स साइकिल है वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। आप बड़ी क्लासों में क्रेब्स साइकिल के नाम से इसे जानेंगे कि पायरुवेट जो है वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। इसके अलावा ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड का बनना या पायरुवेट का बनना आप सभी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न किया जाता है या फुलफिल किया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी में जो फैट है या वसा है वो किस प्रकार से डाइजेस्ट होती है। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। और ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है। तो आप देखिए इसका आंसर हम एक्सप्लेन करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो आप सभी लोग जानते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन्स का। इट रिसीव्स द सिक्रेशंस ऑफ द लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के सिक्रेशंस आते हैं, पेनक्रियाज के सिक्रेशन आते हैं इस पर्पज़ से, ताकि कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को यहाँ पर डाइजेस्ट किया जा सके। आगे आप देखिए, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ यूजुअली एसिडिक। आप सभी जानते हैं स्टमक से आने वाला जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि HCl उसके साथ मिक्स होता है। इट हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन सो दैट पैनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। तो इसे एल्कलाइन मीडियम में चेंज करना ज़रूरी होता है ताकि जो पैनक्रेटिक एंजाइम है उसके ऊपर काम कर सके। बाइल जूस प्रोड्यूस इन द लिवर एकम्प्लिश दिस प्रोसेस। और बाइल जूस जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो बाइल जूस है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और इस प्रोसेस को वो पूरा करेगा कि वो बाइल जूस जो है वो फूड के एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देगा। आगे देखिए, फैट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स पाई जाती है वो बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स के रूप में या बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में मिलती है, विच मैक्स डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। और
बड़ी बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स या बड़ी बड़ी फैट बूंदिकाओं के ऊपर जो एंजाइम्स है वो काम नहीं कर पाते हैं। द बाइल साल्ट्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्जर ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा रेस्टोरेंट्स बाइल साल्ट्स का, कि ये बाइल साल्ट्स जो है वो इन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे। और उसके बाद द पेनक्रियाज हेल्प इन सिक्रेटिंग पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट होगा विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, जिसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाएगा फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप सभी जानते हैं पेप्सिन एंजाइम स्टमक के अंदर पाया जाता है और वो एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक जूस के अंदर मिलेगा और ये एल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही पेनक्रेटिक जूस में लाइपेज भी पाया जाता है, जो कि लाइपेज का काम हो जाएगा फैट को डाइजेस्ट करना। लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट होगी डियर स्टूडेंट्स उसको डाइजेस्ट करने का काम या ब्रेक डाउन करने का काम लाइपेज एंजाइम का हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे, समझेंगे। आगे आप देखिए, इमल्सिफाइड फैट से हमारा मतलब है कि जो बड़ी बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स है उसके ऊपर जब बाइल साल्ट्स अपनी क्रिया कर लेंगे तो उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में वो तोड़ देंगे। इसे ही हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, बड़ी बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाना या ब्रेकडाउन हो जाना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। और इसका जो फंक्शन है वो बाइल साल्ट्स के द्वारा संपन्न कराया जाता है या फुलफिल करवाया जाता है। आगे आप देखिए, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट किया जाएगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स। और जो एंजाइम इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मिलेगा वो प्रोटीन को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट्स है, बहुत सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा। और फाइनली फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट को भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो अमीनो एसिड होती है, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट ग्लूकोज होती है, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। और फैट की हम बात करें तो वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है टूटने के बाद। तो बिल्कुल आप इनका कन्वर्जन भी याद रखेंगे कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। आगे आप देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा एंड डाइजेशन ऑफ फूड। हमारी माउथ के अंदर जो लार है, जो सलाइवा है, उसका फूड के डाइजेशन में क्या रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए इसका रोल हम देखते हैं यहाँ पर। फूड विद इंटेक इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जो फूड हम लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इफ़ इट इज़ सो बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल देन इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट्री कैनाल्स के द्वारा या स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इस फूड को एब्जॉर्ब करवाना है तो इसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना जरूरी है। दिस प्रोसेस इज मेनली डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और ये प्रोसेस की कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए हमारे शरीर में वेरियस प्रकार के बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स पाए जाएंगे। आप बिल्कुल याद रखेंगे, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट से हमारा मतलब है उत्प्रेरक, जो कि बड़े बड़ी जो भोजन की बूंदिकाएँ हैं या बड़े बड़े भोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे भोजन के मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का काम करेंगे। द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा या लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। आप बिल्कुल याद रखेंगे, हमारी लार के अंदर एक एंजाइम है जिसे सलाइवरी अमाइलेज हम कहते हैं। इसको कॉमनली हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसे टाइलिन भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो जो सलाइवरी अमाइलेज स्टूडेंट्स वो स्टार्च के ऊपर अपना फंक्शन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, और स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा या टाइलिन के द्वारा। द फूड इज़ मिक्स थोरोली विथ सलाइवा। यहाँ से जो फूड है वो माउथ के अंदर सलाइवा के द्वारा पूरा मिक्स कर दिया जाएगा या सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। मूड अराउंड द माउथ वाइल चीविंग द मस्कुलर टंग, और उसको माउथ के अंदर घुमाया जाएगा जब हम उसे चबा रहे होंगे मस्कुलर टंग की हेल्प से या हमारी जीभ की हेल्प से। एंड सलाइवा प्लेज ए पाइवोटल रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस प्रकार से सलाइवा अपना बहुत ही बेस्ट या अच्छा रोल रखती है फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। बिल्कुल आप सलाइवा का फंक्शन अच्छे से याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास।
व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं या आप लोग लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ये जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होते हैं। पहले भी इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सॉल्यूशन इसका। द एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी है और कार्बन रिक्वायरमेंट है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को जरूरी है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्राप्त की जाएगी। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड सराउंडिंग एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आप सभी जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, इन सभी सब्सटेंसेस को आउटसाइड अपनी सराउंडिंग से लेते हैं और इन्हें एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आगे आप देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब्सटेंसेज है, दिस सब्सटेंस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सब्सटेंसेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में या वाटर के रूप में बाहर से लिए जाते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। यही आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है। द मेन पर्पज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। और जो मेन पर्पज होता है कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का, कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी। द कार्बोहाइड्रेट आर नॉट यूटिलाइज इमीडिएटली। कार्बोहाइड्रेट जो है वो तत्काल इमीडिएटली यूज्ड अप नहीं होता है या यूटिलाइज नहीं होता है, बट दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व। और ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है। यानी प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा डियर स्टूडेंट्स, वो स्टार्च के रूप में मिलेगा। और यहीं पे अपन देख लेते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। ग्लाइकोजन इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप बिल्कुल यहाँ से याद करेंगे, इसे समझेंगे। और ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में जाकर प्लांट टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाता है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये वापस ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाएगा। द स्टोर्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और स्टोर्ड एनर्जी को वापस यूज कर लिया जाएगा जब भी प्लांट को उसकी आवश्यकता होगी। आगे आप देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में मेनली क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और एक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम भी बताना है, कुछ एग्जांपल्स बताना है जो कि एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का या एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो फ्री ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, मुक्त ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में ये फुलफिल करवाया जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर CO2, वाटर, एनर्जी। और एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3 प्रोडक्ट आप याद रखेंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। और आप लोगों को पता ही है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी ग्लूकोज का सबसे पहले पायरुविक एसिड में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और बाद में पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगी, जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जो कि आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपकी बुक में क्रेब्स साइकिल नहीं लिखा हुआ है, केवल आपको ये याद रखना है कि पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में कन्वर्जन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज़ नॉन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, क्योंकि जो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनाई जाती है। आगे आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा। इन दिस प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पाया जाएगा, यानी ग्लूकोज जो है वो पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। सेकंड हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन।
ये जो प्रोसेस होगा वो फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड लिटिल एनर्जी। बिल्कुल आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, CO2 और लिटिल एनर्जी यहाँ से रिलीज की जाएगी। इवन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म व्हाइल द नेक्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो पहली स्टेप है डियर स्टूडेंट्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, यानी वही ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी। इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होकर इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, यानी पूर्ण रूप से वो नहीं टूटते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में या निम्न कोटि के ऑर्गेनिजम्स में जीवों में पाया जाएगा, जैसे कि यीस्ट जो कि आपका यूनिसेलुलर फंगस है, सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये दिखाई देता है, और इसके अलावा जो पैरासाइट्स जो परजीवी जीव हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, जैसे कि टैपवॉर्म आपका फीताकृमि जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन का एक पैरासाइट है और ह्यूमन में टीनियासिस डिजीज़ फैलाता है। टैपवॉर्म इसको हम बोलेंगे, टीनिया सोलियम इसका साइंटिफिक नेम है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई किस प्रकार से डिज़ाइन की हुई है कि वो गैसेस का मैक्सिमाइज एक्सचेंज कर सके। ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट में हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, वापस हम यहाँ पर समझेंगे इसे। देखिए आप, द लंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आप सभी जानते हैं हमारे लंग्स जो है हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। द पैसेज इनसाइड द लंग्स डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। जो पैसेज है या वेज जो है लंग्स के अंदर वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड पाए जाएंगे, विच फाइनली टर्मिनेट्स इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और फाइनली ये जो पैसेज हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। तो बिल्कुल आप एल्वुलाई के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, द एल्वुलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वुलाई के द्वारा एक सरफेस प्रोवाइड करवाई जाती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई यूजुअली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। आप सभी जानते हैं कि एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है या भित्तियाँ होती है, दीवारें होती हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। वी नो दैट व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स। हम सभी जानते हैं कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हम हमारे रिब्स को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, हमारी फसलियों को उठाते हैं। फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाएगा, एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और चेस्ट कैविटी जो बड़ी हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन को अंदर लेते वक्त ये चीज़ें हो रही है, आप याद रखेंगे। लिफ्ट आवर रिब्स, फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एयर इज सक्ड आउट। इस एक्शन की वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ खींच ली जाएगी लंग्स के अंदर, फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वुलाई, और एल्वुलाई के अंदर जाकर भर जाएगी। जो एक्सपेंडेड एल्वुलाई है उसके अंदर ये एयर भर जाएगी। द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड है डियर स्टूडेंट्स वो एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी बची हुई बॉडी से लेकर आएगा एंड सप्लाई इट टू एल्वुलाई, और एल्वुलाई को दे देगा। द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। और जो ऑक्सीजन एल्वुलाई के अंदर होगी वो ब्लड के अंदर ले ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई में डाल दिया जाएगा, जिससे लंग्स के द्वारा हम वापस बाहर निकाल देंगे। ब्लड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड के अंदर एल्वुलर ब्लड वेसल्स है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी की सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर अपन नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल की बात करें, जब हम एयर को अंदर की तरफ ले रहे हैं और नॉर्मली बाहर निकाल रहे हैं, तब भी लंग्स के अंदर कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो एयर का बचा रहता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का एक सफिशिएंट टाइम मिल सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का टाइम मिल सके। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसका इंपॉर्टेंस ये है ताकि एक सफिशिएंट टाइम जो है, एक पर्याप्त समय जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Very very important question students.
कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे या उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। तो हम देखते हैं हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। आप सभी जानते हैं कि बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। इट इज़ ए रेड कलर्ड पिगमेंट। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीएस। जब हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो इसकी कमी की वजह से जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ जाएगी। रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाओं की जो ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। दिस लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आवर बॉडी सेल्स, और हमारी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी लीड टू ए डिजीज कॉल्ड एज एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं या खून की कमी के नाम से हम जानेंगे। एनीमिया से हमारा मतलब है खून की कमी। बिल्कुल आप याद रखेंगे इस टर्म को, एनीमिया। एनीमिया का मतलब हो गया खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। आपको डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से इसे बताया डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए डबल सर्कुलेशन है क्या चीज़। बर्ड्स और ह्यूमन बींग के अंदर ये पाया जाएगा, मैमल्स के अंदर। तो आप देखिए डबल सर्कुलेशन मीन्स इन ए सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब है केवल और केवल एक साइकिल के अंदर ही ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट के अंदर आता है। द प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो मदद करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, ताकि टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ह्यूमन बींग का बॉडी का टेम्परेचर आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप बोल सकते हैं। तो इसे कांस्टेंट रखने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए लगातार एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड इंक्लूड्स, हम देखते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड में 2 चीज़ें इंक्लूड होगी यहाँ पर, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये दोनों सर्कुलेशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल है, अगर आप हार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो जो राइट वेंट्रिकल है नीचे की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा लंग्स के अंदर, वेयर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया जाएगा। फ्रॉम देयर इट इज़ पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फाइनली ब्लड गोज इनटू द अरोटा फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन, और फाइनली ये अरोटा के अंदर चला जाएगा या महाधमनी के अंदर चला जाएगा और यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, यानी बॉडी को पहुँचा दिया जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप देखिए, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुंचेगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर ब्लड था, तो यहाँ से बॉडी के वेरियस पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लाया जाएगा पासेस थ्रू वेना केवा, महाशिरा के द्वारा, या वैन जो सबसे बड़ी वेन है वेना केवा उसे हम बोलेंगे, उसके द्वारा, टू रीच राइट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाएगा। द राइट एट्रियम ट्रांसफर्स द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को याद करना है पल्मोनरी सर्कुलेशन का और सिस्टमिक सर्कुलेशन का डियर स्टूडेंट्स। यही होता है डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये क्वेश्चन भी हमने इन टेक्स्ट में डिस्कस किया था। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बिल्कुल आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट्स पार्ट। आप सभी जानते हैं वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट से प्लांट्स के अपर पार्ट की तरफ होगा। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डाउनवर्डली भी होगा और अपवर्डली भी होगा, ऊपर की तरफ भी किया जाएगा और नीचे की तरफ भी किया जाएगा, यानी बाई डायरेक्शनल फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स। लंग्स के अंदर पाई जाने वाली एल्विलाई की फंक्शनिंग को आपको कंपेयर करना है नेफ्रॉन के साथ, जो कि किडनी के अंदर मिलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के रेस्पेक्ट में।
तो बिल्कुल हम स्ट्रक्चर और इनके फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एल्विलाई की बात करते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्विलाई के स्ट्रक्चर। एल्विलाई आर टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। आप सभी जानते हैं एल्विलाई जो है वो छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि लंग्स के अंदर पाई जाएगी। द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई आर वन सेल थिक। जो वॉल्स होती है एल्विलाई की वो एक कोशिका मोटी ही पाई जाती है। इट कंटेंस एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और उसके अंदर भारी संख्या में कैपिलरीज का जाल पाया जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं एल्विलाई के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज। आप सभी जानते हैं नेफ्रॉन जो है वो किडनीज के अंदर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल एंड ए लॉन्ग रीनल ट्यूब। तो आप जानते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलस मिलता है जो कि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहेंगे, और इसके अलावा एक लंबी रीनल ट्यूब भी इसके साथ पाई जाती है। आगे हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन आप सभी जानते हैं। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्विलाई एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्विलाई। तो आप सभी जानते हैं कि O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो एल्विलाई के द्वारा करवाया जाएगा। किस प्रकार से करवाया जाएगा उसका प्रोसेस भी हमने ऊपर पढ़ा है। सेकेंडली आप देखिए, एल्विलाई आर द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज। एल्विलाई जो है वो गैसेज एक्सचेंज की साइट होती है। नेफ्रॉन के फंक्शन की हम बात करें तो द ब्लड एंटर्स द किडनीज। ब्लड जो है किडनीज के अंदर एंटर होगा थ्रू द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के द्वारा, या हम बात करते हैं जो धमनी वहाँ पर पाई जाएगी उसके द्वारा। द ब्लड इज एंटर्ड हियर एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट। ब्लड जो यहाँ पर एंटर होगा, इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे यूरिन के रूप में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा। यूरिन के अंदर मोस्टली हम बात करेंगे तो यूरिया की बात करेंगे। यूरिया हम पास आउट करते हैं। ह्यूमन बींग जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, और नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को बनाने वाली एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो गंदगी है, उसे साफ करने का काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन हैं, पूरे हो चुके हैं, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप अच्छे से इन्हें करिए, अच्छे से आप इन्हें पढ़िए और समझिए। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।